एक गांव में सुशीला, जो कि एक विधवा औरत थी, अपने 2 बेटों केशव और विशाल के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। एक दिन सुशीला अपने बड़े बेटे विशाल से बोलती है। विशाल बेटा, कितने दिनों से बोल रही हूँ कि मेरा चश्मा टूट गया है, इसे नया बनवा दो। अरे पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं पूरे दिन फ्री बैठा रहता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल रही बेटा, तुम तो जानते हो बिना चश्मा के मुझे बहुत कम दिखाई देता है। हाँ, मुझे पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आपका छोटा लाडला बेटा भी तो है, आप उससे क्यों नहीं बोलती? तुम तो जानते हो बेटा, केशव के पास पैसों की कितनी कमी है, उसके पास पैसे नहीं रहते बेटा। फिर आप उसे कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं बोलती? मैं तो उसे कह कहकर थक गया हूँ कि कुछ काम करे। आखिर कब तक यूं ही मुफ्त की रोटी बैठा बैठा तोड़ता रहेगा, बताओ। देखो बेटा, केशव तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह कुछ काम धंधा कर सके। ये मत भूलो कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले अपना सारा कारोबार केवल और केवल तुम्हारे हाथों में सौंपा था। सुशीला की बात सुनकर केशव बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सुशीला से बोलता है। इसलिए क्योंकि वह मुझ में विश्वास करते थे कि मैं उनका कारोबार अच्छे से संभाल लूंगा। उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई मुझ पर एहसान नहीं किया। कारोबार चलाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या आपको कुछ पता भी है? इतना कहने के बाद विशाल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सुशीला अपने घर में बैठकर जोर जोर से आंसू बहाने लगती है कि तभी विशाल की पत्नी रानी वहाँ आ जाती है और सुशीला से बोलती है। माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा सी बात पर आंसू बहने लगते हैं। बहू, तुम तो जानती हो कि मुझे बगैर चश्मे के कम दिखाई देता है। मैं काफी दिनों से विशाल से चश्मा लाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। चश्मा फ्री का तो आता नहीं है माँ जी, पैसों का आता है। और आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे कुछ क्यों नहीं कहती? सुशीला ने रानी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन सुशीला की पोती पिंकी चश्मा लेकर अपनी दादी के पास आती है और बोलती है। लीजिए दादी जी, आपका चश्मा। अरे ये तो नया चश्मा है। हाँ दादी, आप काफी दिनों से पापा से चश्मा लाने के लिए कह रही थी ना। समझ गई बेटी, जरूर विशाल रात में मेरे लिए चश्मा खरीद कर लाया होगा। सुशीला ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ विशाल आ जाता है। विशाल बहुत गुस्से में होता है और पिंकी से बोलता है। पिंकी, मेरे जेब से कुछ पैसे गायब हैं, क्या तुमने पैसे निकाले हैं? बोलो। पापा जी, वो मैंने दादी का चश्मा लाने के लिए कुछ पैसे निकाले थे, मैं आपको बताने ही वाली थी। पिंकी ने इतना बोला ही था कि तभी रानी ने आकर एक थप्पड़ पिंकी के गाल पर मार दिया। उसे चोरी कहते हैं पिंकी। विशाल अपनी माँ को देखता है और बोलता है। माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैं चश्मा खरीद कर नहीं लाया तो आप मेरी बेटी से पैसे चोरी करवाने लगी। विशाल इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर केशव आ जाता है, जो कि सुशीला का छोटा बेटा होता है। केशव भी बहुत गुस्से में होता है। भैया, आपको माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि माँ से इस तरह से बात करो। हाँ, पता है, माँ ने सारे हक तो तुमको ही दे रखे हैं ना। कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस मुंह चलाने की बोल दो। भैया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए तो आपसे भिखारी की तरह पैसों की मांग कर रहा हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो। और आप
हर बार मुझे मना कर देते हो। मुझे तो अब आपकी नीयत पर शक होने लगा है। अरे मेरे भाई, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। जानता हूँ भैया, जानता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप जिन पैसों पर इतना घमंड कर रहे हो वो पैसे पिताजी के द्वारा कमाए हुए पैसे हैं, जिन पर मेरा भी बराबर का हक बनता है। तभी सुशीला अपने छोटे बेटे से बोलती है, चुप हो जाओ केशव। क्या मैंने तुमको यही शिक्षा दी है कि तुम अपने बड़े भाई से बदतमीजी से बात करो? नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ। इसमें गलत ही क्या है, और हर दिन मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद केशव वहाँ से चला जाता है और चलते चलते एक पेड़ के पास पहुँचता है और वहीं पर बैठ जाता है और अपने पिता को याद करके आंसू बहाने लगता है कि तभी गांव के सरपंच उसके पास यानी कि केशव के पास आते हैं और बोलता है, क्या बात है केशव, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बताऊं मुखिया जी, मैं घर पर रोज अपनी माँ का अपमान होते हुए देखता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। केशव, मेरी आंखों से तुम्हारी घर की हालत छुपी नहीं है बेटा। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर पर बोलने का आखिर मेरा क्या अधिकार बनता है? आप इस गांव के सरपंच हैं, आपको मेरे घर का फैसला करना ही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले सारा कारोबार भैया को सौंपा था, और मैं बड़े भैया से पैसे मांग मांग कर थक चुका हूँ। हाँ केशव, जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसकी एक वजह ये भी थी कि तुम शायद अनपढ़ थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आकर विशाल से इस बारे में जरूर बात करूंगा। उससे बोलूंगा कि तुम्हें कुछ काम करने के लिए कुछ पैसे दे दे। शाम को सरपंच जी विशाल के और केशव के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच को देखकर विशाल आश्चर्यचकित हो जाता है और चौंकते हुए सरपंच जी से बोलता है, आप यहाँ कैसे सरपंच जी? विशाल, तुम्हारी शिकायत मुझसे केशव ने की है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? तभी वहाँ केशव भी आ जाता है। यही कि आप कारोबार करने के लिए मुझे पैसे कब दे रहे हैं? केशव की बात सुनकर विशाल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, कौन से पैसे? आखिरकार तुम किन पैसों की बात कर रहे हो केशव? विशाल, शायद तुम भूल रहे हो कि पिता की संपत्ति में औलाद का बराबर का हक होता है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। इतना बोलकर विशाल कुछ कागजात लाता है और सरपंच जी को दिखाता है। केशव तो अनपढ़ है सरपंच जी, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं।